अता तारड़ साहब हों, इमरान खान साहब हों, नवाज़ शरीफ साहब हों, या पाकिस्तान का और कोई भी सियासतदान हो, या और कोई भी पावर पॉलिटिक्स को एंजॉय करने वाला शख्स हो, चाहे उसका ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट से हो या सियासी अशराफिया से हो, उस बेचारे के साथ एक बहुत बड़ा अलमिया ये होता है पाकिस्तान में कि जब वो बात करता है और सब ये जान रहे होते हैं कि उसके मुंह में अपनी ज़ुबान नहीं है, किसी और की ज़ुबान है, उसके बावजूद सब उसी बेचारे को कोसे जाते हैं। जिस तरह के अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्पेशल सीट्स के केस में इलेक्शन कमीशन को बहुत कोसा है, बहुत लिताड़ा है, ये अच्छी तरह जानते बूझते हुए बी के इलेक्शन कमीशन और सिकंदर सुल्तान राजा बेचारे तो कठपुतलियाँ थे, असल डोरे हिलाने वाला तो कोई और था। लेकिन अब चूंकि उनकी डोरे हिलाने वाले का तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता था, लिहाजा उसने अपना सारा जोर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन को लिताड़ने पर रखा। बैन ही अब अपने अता तारड़ साहब जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं अपने हवारी वज़रा के साथ, तो पूरा सोशल मीडिया, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, सब लोग अता तारड़ साहब को ही लिताड़ रहे हैं, ये सोचे समझे और जाने बूझे बगैर कि वो अपने सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के कठपुतली या माउथ पीस या पपेट के अलावा कुछ नहीं, और उनके सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ज़ाहिर है अपने सिलेक्टेड के सामने कठपुतली के सिवा कुछ नहीं। तो जो लोग पीछे बैठकर डोरे हिला रहे हैं उनको तो कोई पूछने बताने वाला नहीं, और बेचारे अता तारड़ साहब की आप लत्ते लिए जा रहे हैं। ये तो उस मासूम से बच्चे पे जुल्म है ना। अब तारड़ साहब ये फरमा रहे हैं, हमें ये मुजर्दा जहाँ फिज़ा सुना रहे हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बैन कर देंगे, को बैन कर देंगे। बहुत अच्छा करेंगे, आप बैन कर देंगे तो भाई उस सुप्रीम कोर्ट का क्या करेंगे, उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्या करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात करार देकर इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त दे रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात करार देकर इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे रहे हैं, और उनके कैंडिडेट्स को ऑफ़र कर रहे हैं, उनके जीते हुए MNAs MPs को, कि आपने इलेक्शन कमीशन की चीरा दस्तियों की वजह से और अपने ख़िलाफ़ आने वाले गलत फ़ैसलों की वजह से ठीक है मजबूरन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया, लेकिन अब हम आपको इजाज़त देते हैं कि आप अगले 15 दिन के अंदर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को छोड़कर दोबारा एफिडेविट जमा करवा कर PTI में वापस आ जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोनों जिस जमात को सियासी जमात करार दे रहे हैं, आप अगर उसे बैन कर भी देंगे, और वो जमात जो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ वकीलों की जमात बनकर रह गई है क्योंकि आपने उसकी क्रीम को जेलों में बंद कर दिया है, तो आपको क्या लगता है कि ये फ़ैसला ज़्यादा दिन बरकरार रह पाएगा? ठीक है, आप कुछ हॉर्स ट्रेडिंग कर लेंगे, कोई मरी या नथिया गली में फिर कोई या छांगा मांगा में फिर कोई रेस्टोरेंट आबाद कर देंगे, और ये जो PTI के बंदे जिन्होंने अभी हलफ देना है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को छोड़ना है, वो जो आज़ाद उम्मीदवारान थे उनको आप उठाकर गायब कर देंगे, जिस तरह के आपने मुबैना तौर पर 2-4 को गायब कर भी दिया है, और शायद आप कुछ की वफ़ादारियाँ भी तब्दील करवा लें। ये भी ठीक है कि आप इस जमात को बैन करके कुछ दिन के लिए मखसूस नशस्तों के मामले को डिले करवा लें, लेकिन इवेंचुअली तो कोर्ट्स की तरफ तहरीक इंसाफ ने भी जाना है और आपने भी जाना है, और आपको अच्छी तरह पता है कि चीफ़ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब को आप 2 साल की एक्सटेंशन दे दें, कुछ भी कर दें, आखिर तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ़ जस्टिस बनना है, या उनके बाद भी जिसने बनना है, वो सब के सब भी आपके हक़ में नहीं है, ना जस्टिस मुनीब, ना जस्टिस मंसूर अली शाह। आगे आने वाले दोनों जजेस ने, हत्ता कि 2031 तक चीफ़ जस्टिस बनने वाली जस्टिस आयशा मलिक भी आपके साथ नहीं खड़ी हुई नज़र आ रही। आपके साथ ज़्यादातर वो जजेस खड़े हुए नज़र आ रहे हैं जो कम से कम 2031 तक चीफ़ जस्टिस बनने का जिनका कोई चांस नहीं है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने तो खामोशी से मेजॉरिटी वर्डिक्ट को तस्लीम किया, उन्होंने बड़ापन का मुजाहरा किया, ठीक है उन्हें इस फैसले से इख्तलाफ था, ठीक है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं, ठीक है वो इस्टेब्लिशमेंट बैक्ड हुकूमत के साथ खड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कोई गैर आइनी इक़दाम नहीं किया। उन्होंने कहा मेरी ओपिनियन ये है कि तहरीक इंसाफ को ये राइट्स नहीं मिलने चाहिए, लेकिन मैं मेजॉरिटी का एहतराम करता हूँ, और 8 जजेस ने जो कहा वो उसे ही ऑर्डर ऑफ द कोर्ट बनाया गया है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के तो माइनॉरिटी वर्डिक्ट को, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के माइनॉरिटी वर्डिक्ट को, और बलूचिस्तान के बाकी दोनों जज साहिबान जस्टिस जमाल मंदूखेल और जस्टिस नईम अफ़गान के माइनॉरिटी वर्डिक्ट को तो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं बनाया गया। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट तो उन मेजॉरिटी जजेस को बनाया गया है जिन्होंने काजी साहब के बाद सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऊपर तले बनना है, और वो तो आपके साथ खड़े नहीं हैं। और आपको क्या लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जो इतना एक हार्श किस्म का स्टैंस ले चुके हैं,
और वो इतनी देर से कह रहे हैं कि हमें एजेंसियां धमका रही हैं, अब वो अपने स्टैंड से रुजू कर लेंगे। अब आप उनको बैन करेंगे तो ज़ाहिर है पीटीआई पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपके हक में कम से कम इस वक्त तक तो फैसला देता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ तो बाबर सत्तार साहब जैसे लोग बैठे हैं जिन्हें आप खुद ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेके गए थे, याद होगा ना आपको। उस वक्त आपको लगता था कि चूंकि बाबर सत्तार इमरान खान मुखालिफ इंसान है, लिहाजा इमरान खान की हुकूमत में बाबर सत्तार की अपॉइंटमेंट हमारे लिए बहुत अच्छी रहेगी। अब इमरान खान तो घर चला गया, बाबर सत्तार तो कल भी आइन और कानून के साथ खड़ा था, आज भी आइन और कानून के साथ खड़ा है। अब वो आपको हजम नहीं हो रहा, तो अब नाउ फेस द म्यूज़िक। अब ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपके हक में फैसला देता नज़र आ रहा है कम से कम इस वक्त तक, ना सुप्रीम कोर्ट। तो आप अगर आप पाबंदी लगा भी लेंगे तो ये पाबंदी कितने दिन चलेगी। अच्छा, फिर आप ये फरमा रहे हैं कि इमरान खान और पीटीआई यहूदी लॉबी उनको सपोर्ट करती है और फॉरेन फंडिंग उन पर साबित हो चुकी है। बहुत अच्छी बात है। तो फिर इस तरह जो इमरान खान और पीटीआई और माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें भी आप पर इंडियन लॉबी की सपोर्ट का इल्ज़ाम लगाती रही हैं और आपको मोदी का यार करार देती रही हैं, क्या वो इल्ज़ाम भी दुरुस्त हैं? एवं ना किया करें। आप या तो कोई सबूत दें, वो इलेक्शन कमीशन जिसके फैसले को आप फॉरेन फंडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यहूदी फंडिंग के लिए नहीं, फॉरेन फंडिंग के लिए, उस इलेक्शन कमीशन के फैसले को तो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा कर रख दिया है। अब आप उस इलेक्शन कमीशन के किसी भी फैसले की बुनियाद पर कोई दावा तो कर नहीं सकते। अगर आप इल्ज़ाम तराशी की सियासत करेंगे तो पीटीआई वाले भी जब आप इल्ज़ाम तराशी की सियासत करेंगे और वो कहेंगे कि आप भी इंडियन लॉबी के एजेंट हैं, ओ भाई इस तरह मुल्क के माशी मसाइल हल नहीं होने वाले ब्लेम गेम के साथ। अच्छा, इसके अलावा आपको ये लगता है कि अब आप आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करेंगे पिक एंड चूज़ की बुनियाद पर, यानी आरिफ अलवी, इमरान खान और कासिम सूरी के ख़िलाफ़ आप असम्बलियों की तहलील के हवाले से होने वाले फैसले के तनाजुर में आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई चलाएंगे, और वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जिसके तमाम फैसलों का आपको फ़ायदा हुआ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसके फैसलों को मावराए आइन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल करार दे चुकी है, गैर आइनी करार दे चुकी है, और तहरीक इंसाफ उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा कर रही है, वो आप नहीं करेंगे। अगर आप पिक एंड चूज़ की बुनियाद पर आर्टिकल 6 को इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपके हाथ भी कुछ नहीं आएगा। अगर आपने तारीख़ की दुरुस्त साइड पर खड़े होना है तो इमरान खान, आरिफ अलवी और कासिम सूरी के साथ सिकंदर सुल्तान राजा को, और उन लोगों को जिनके हाथ में सिकंदर सुल्तान राजा की डोरें हैं, उनको भी फिर आर्टिकल 6 के तहत प्रोसिक्यूट करवाएं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो चुप करके बैठ जाएं, फिर आपको अपना मुंह अपनी चपेट के सिवा और किसी चीज़ का बदकिस्मती से सामना नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आप एक फ़ैसला अच्छा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम नज़रसानी की अपील फ़ाइल करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन ये सोच रहे हैं कि नज़रसानी की अब फुल कोर्ट का फ़ैसला है, नज़रसानी की अपील फ़ाइल भी करेंगे तो ज़ाहिर है उसने वापस आ ही जाना है। लिहाजा कुछ देर के लिए, चंद महीनों या चंद हफ्तों के लिए आप मुल्क में अनारकी या डिस्टेबलाइजेशन तो ला सकते हैं अपने इस तमाम तर सुल्तान राई टाइप फैसलों से जो आपने अपने वज़रा से अनाउंस करवाए। उसके अलावा शायद आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ आप चीज़ों को लिंगर ऑन करेंगे। और आज जिस किस्म का स्टैंस आप ले रहे हैं, याद रखिएगा कल कोर्ट्स में यही सारी गवाहियाँ आपके ही ख़िलाफ़ जाएंगी। बैन ही जिस तरह वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो अटारनी जनरल थे याहिया बख्तियार साहब, वो अदालत में खड़े होकर बता रहे थे कि मुल्क में जुज़वी मार्शल लॉ जो हैदराबाद, कराची और लाहौर में लगाया गया था वो कितना ज़रूरी था, और उन्हीं दलाइल को जवाज़ बनाकर ज़ियाउल हक़ साहब ने मार्शल लॉ लगा दिया था। और उन्होंने कोर्ट को बताया था कि जनाब भुट्टो हुकूमत जो कि एक सियासी हुकूमत थी, उसके तो अपने अटारनी जनरल अदालतों में खड़े होकर मार्शल लॉ का दिफा कर रहे थे, तो फिर आप मार्शल लॉ को गैर आइनी कैसे करार दे रहे हैं? तो आज जो आप कांटे बो रहे हैं, जो आप गैर आइनी इक़दाम को सपोर्ट कर रहे हैं, कल जब आप हुकूमत में आएंगे तो आपके खिलाफ, अपोजिशन में जाएंगे तो आपके ख़िलाफ़ बनने वाली हुकूमत इसी तरह के गैर आइनी इक़दाम आपके ख़िलाफ़ उठाएगी, और फिर आपके पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं होगी, आपके पास अपने आप को डिफेंड करने के लिए कोई दलील नहीं होगी।